नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी आदित्य L1 अब क्या करेगा, वैज्ञानिक ने किए खुलासे की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 3 मंजिला गिरे मकान की बात करेंगे। राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों की। बीजेपी ने शुरू की परिवर्तन संकल्प यात्रा की। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बड़े आरोप की। साथ ही जानेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधे निशाने की। भारत जोड़ो यात्रा प्रथम वर्षगांठ मनाएगी कांग्रेस की। बात करेंगे हिंदू राष्ट्र बनने तक जनता को जागरूक करेंगे। राजस्थान में बोले धीरेन्द्र शास्त्री की। असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर दिए फैसले की। और आखिर में बात होगी सनातन धर्म पर छिड़े सियासी विवाद की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 सितंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सूर्य मिशन के तहत आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इस मिशन को PSLV एक्सेल से छोड़ा गया है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से पहले ही इसरो का मनोबल बढ़ा हुआ है और अब सूर्य की रहस्यों का पता लगाने के लिए आदित्य L1 को रवाना कर दिया गया है, जो कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है। यह अंतरिक्ष में यहाँ से सफलता की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष में गया तो अंतरिक्ष में हमारे पास में 2 मुद्दे आते हैं। एक तो यह कि नेविगेट करना पड़ेगा उसे, तो नेविगेशन का हमारा अनुभव रहा है। चंद्रमा पर अभी हम लोग थोड़े दिनों तक गए, वो अनुभव रहा है। फिर मंगलयान पर भी हम लोगों ने भेजा, वो अनुभव रहा है। तो जब नेविगेशन की बात आती है तो एक ऐसा अंतरिक्ष का खाली स्थान है जहां से कि आपको कुछ भी रास्ते का पता नहीं है और तब आपको नेविगेट करना पड़ता है। नेविगेशन अपने आप में वो चैलेंज होगा और इस जगह पर भेजना, जिसे हम लोग कहते हैं L1, अपने आप में चैलेंजिंग रहेगा। दूसरा जो चैलेंज आता है इस स्थान पर, वह आता है कम्युनिकेशन। जब ये नेविगेट कर रहा होता है और करता है तो हमेशा उसके साथ में आपको संपर्क बनाए रखना है। यह संपर्क बनाना डिफिकल्ट है 2 कारणों से। एक तो हमारे पास उतने सैटेलाइट नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया है, जापान से अच्छी खासी मदद ली है इस संदर्भ में, और वो हमारी मदद भी कर रहे हैं कि इसको हम लोग का कम्युनिकेशन बना रहा है। अब ये दोनों चीजें चली आती हैं यहाँ पर, और कम्युनिकेशन करके हम लोग इसी कक्षा में अब इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट जब करेंगे यहाँ पर तो वह L1 पॉइंट होगा। L1 पॉइंट का महत्व यही चला आता है कि उस स्थान पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है और सैटेलाइट के सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों बैलेंस रह सकते, टंगा रह सकता है उस स्थान पर। अब मान लेते हैं इसे आपको सूचना कुछ मिली, तो सूचना क्या मिलती है कि चला गया और हम लोगों ने मान लिया कि उस स्थान पर है, तो 1440 यह फोटोग्राफ भेजेगा हर दिन। जो 1440 फोटोग्राफ भेजेगा तो उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक कि उसका तुरंत इंटरप्रिटेशन करना है, उसे डाउनलोड करना है, उसे इंटरप्रेट करना है। अगर डाउनलोड कर लिया तो इंटरप्रेट इसलिए करना है कि वो आगे में कोई भी ऐसी गलती वो करना चाहे तो नहीं करने दिया जाए। इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सोचिए कि 5 सालों तक इतने फोटोग्राफ वो लेकर भेजेगा, इसका इंटरप्रिटेशन ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके इंटरप्रिटेशन से ही हम लोग को जानकारी मिलेगी। और ये इस इंटरप्रिटेशन को हम लोग मूल रूप से, इसके पास 5 पेलोड है, लेकिन एक है सूट, सोलर, अल्ट्रावायलेट, इमेजिंग टेलीस्कोप। यह है जो मुख्य काम करेगा वह अल्ट्रावायलेट किरणों के सहारे पूरे सूर्य को मैप करने का। एक है दूसरा VLES है। यह क्या काम करेगा कि कोरोना के ऊपर में किसी तरह का एक ब्लॉकेज डाल देगा, तो सूर्य नहीं दिखेगा। जब सूर्य नहीं दिखेगा तो इसके जैसे कि ग्रहण के समय होता है कि ग्रहण के समय अगर चंद्रमा बीच में आ गया पृथ्वी के, तो सूर्य नहीं दिखता है, और अगर ये नहीं दिखेगा तो इसका कोरोना का अध्ययन किया जा सके। यह कोरोना का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए क्योंकि यह पता ही नहीं चल पा रहा, आज तक हम लोग को पता नहीं चल पाया कि सूर्य के गर्भ में 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और सतह पर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, और इससे जो CMA कोरोनल मास इंजेक्शन होता है उसका तापमान चलाता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड चलाता है। तो यह अध्ययन करने में हम लोग को मदद मिलेगी। और फिर प्लाज्मा का अध्ययन है यह, और इस प्लाज्मा के अध्ययन से हम लोग यह मालूम कर पाएंगे कि वास्तविक रूप में कितना गर्म है, कितनी अधिक ऊर्जा है, और क्या चाहिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्पेस एसेट को। तो मूलतः अब यह काम करना शुरू करेगा स्पेस वेदर का, स्पेस के मौसम का।
अंतरिक्ष के मौसम का। और अंतरिक्ष का मौसम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरिक्ष के मौसम में ही सारे के सारे सैटेलाइट हैं। अब सैटेलाइट में सैटेलाइट में समस्या चली आती है, अगर मान लेते हैं इससे चार्ज पार्टिकल्स आए और एक में समस्या चली आती है और वह किसी भी तरीके से नष्ट हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं उसके बाद में हो सकता है सैटेलाइटों के टकराने की और स्पेस डेब्रिस की लड़ाई लड़ जाएगी। स्पेस फिर रहने लायक नहीं रह जाएगा, वो इतना खतरनाक स्थान हो जाएगा। तो इन सभी चीजों से निपटने के लिए, बचने के लिए, इसका प्रबंधन करने के लिए अब आदित्य L1 पूरी तरह से तैयार हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार सुबह करीब 3 बजे 3 मंजिला मकान भर कर गिर गई। मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका है। प्रशासन की मदद से मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन की ओर से अब तक 12 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि अभी 3-4 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। ये बाराबंकी जनपद के नगर पंचायत फतेहपुर में रात को 3 बजे ये हासिम की एक 3 मंजिला इमारत थी जो एकाएक गिर पड़ी। जैसे ही सूचना मिली स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को और माननीय विधायक जी को, सभी लोगों ने अपने स्तर से तत्काल प्रयास किया और जो हमें तत्काल निकाल पाए 12 लोग तो तत्काल रेस्क्यू करके निकाला गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें से 10 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया और 8 लोगों को उसमें से फिर KGMU भेजना पड़ा। 2 लोगों को वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर डेथ हो गई है। 3 लोगों के भी अंदर फंसे होने की सूचना मिल रही थी। उसी पर SDRF और NDRF की टीम को बुलाया गया जो अर्ली मॉर्निंग ही आ गई और लगातार प्रयासरत थी, क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, काफ़ी अंदर है ये गली में, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और लोगों को सेविंग करते हुए निकालना था, लेकिन जल्दी ही वो उनको भी अंदर से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है ये 3 मंजिला इमारत थी, जिसके निचले हिस्से में इनके इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स काफ़ी बड़ी मात्रा में रखे गए थे। लोग बता रहे हैं करोड़ों की रुपए के सामान अंदर यहाँ इस एरिया के काफ़ी होलसेल सप्लायर थे और उसमें बैटरी चार्जिंग वगैरह के काफ़ी बैटरी भी रखी जाती थी। रिपेयरिंग का काम भी होता था, बिक्री का काम भी होता था और ऊपर 2 हिस्सा रिहायशी था। अभी हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि इनको रेस्क्यू करके जो 3 लोग फंसे उनको और निकाल लिया जाए, इसके बाद हम डीप में जाके और जाँच करेंगे। सर, और कितने लोग अंदर फंसे हुए, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग इमारत थी? जैसा कि बताया आपको कि 3 लोग अंदर अभी हैं जिनके निकालने का प्रयास किया जा रहा है और ये अभी जो जानकारी में की गई यहाँ आसपास तो मालूम चला है कि ये बिल्डिंग जो सबसे पुरानी 30 साल पुरानी बनी हुई थी वो नीचे की फर्स्ट फ्लोर ही था, ग्राउंड फ्लोर ही था। उसके बाद 2 फ्लोर और उस पर बन गया था। तो नींव को जो जानकारी मिली कमज़ोर बताया जा रहा है कि वो इतनी सख्त नहीं थी कि उसके ऊपर 2 और मंजिल बनाई जा सके जो बनी। अब वो किन परिस्थितियों में गिरी है या नीचे जो बैटरी और इलेक्ट्रिकल गुड्स के जो सामान थे उनमें कोई बात हुई है, ये पूरा मलबा ऊपर से हटाने के बाद और जांच करने के बाद ही राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने में अब कुछ ही दिन शेष है। विदेशी मेहमानों के सामने भारत की सुंदर व आकर्षित छवि प्रस्तुत करने के लिए निगम से लेकर लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी साफ सफाई, सड़कों के सुंदरीकरण व हरियाली विकसित करने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। मौका मिला है दिल्ली को, पूरी इंटरनेशनल निगाहें इस बार दिल्ली पर हैं और दिल्ली सरकार हो या नगर निगम हो, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम और दिल्ली सरकार पूरी तरह से दिल्ली का सौंदर्यीकरण कर चुकी है। दिल्ली की सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है और जब डेलीगेशन यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है, जब दिल्ली में कोई भी टूरिस्ट या सेनानी या डेलीगेशन आता है तो पुरानी दिल्ली और ऐसे जो हमारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पर जरूर उनका जाना होता है, क्योंकि दिल्ली में आके वो यहाँ का रिच हेरिटेज, रिच हिस्ट्री, रिच कल्चर देखना चाहते हैं। तो अभी तक मैं आपको बताऊं, नगर निगम ने पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और लगभग 11,000 के आसपास ऐसे दिल्ली में जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स थे उनको ऐप 311 के माध्यम से आइडेंटिफाई कर दिया गया है और पूरे जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है कि दिल्ली की सड़कों में कहीं भी अगर कूड़ा इस ऐप के माध्यम से दिखता है या कोई भी कंप्लेंट आती है उसको 24 घंटे के अंदर रीसॉल्व कर दिया जाए, उस कंप्लेंट को सुलझा दिया जाए। साथ ही बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, जैसे 35 सड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जहां पर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक
जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी टीम्स को डिप्लॉय किया गया है। जो और कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जहां पे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन, जो ऑटोमेटिक सफाई की मशीन है, उनके माध्यम से सफाई की जा रही है। तो लगभग हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी, बेशक वो सैनिटेशन के हो, बेशक वो हॉर्टिकल्चर के हो, हेल्थ के हो, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हो, सभी कर्मचारियों की टीम बनाकर उनको अपनी ड्यूटी सौंप दी गई है। और आप देख सकते हैं मात्र 1 महीने के अंदर ही नगर निगम और दिल्ली सरकार ने मिलकर पूरी दिल्ली में एक नई तस्वीर लाई है और एकदम कायाकल्प वाली जो स्थिति है आज आप दिल्ली में देख सकते हैं। सफाई व्यवस्था भी कितनी पहले से दुरुस्त है और साथ ही एक सड़क को आप जाकर देख सकते हैं। आप कूड़ा अमित शाह ने राजस्थान में चुनावों से पहले बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान गृह मंत्री ने बताया कि राजस्थान से कैसे ये यात्रा गहलोत सरकार का सफाया कर देगी। गोविंद गुरु जी को भी मन के साथ श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सारे आदिवासी भाइयों को एकत्रित करने का काम किया था। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा जब समाप्त होगी उस वक्त गहलोत सरकार का जाने का निश्चय हो चुका होगा। सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी देकर बुरे फंसे उदयनिधि स्टालिन, तो वहीं कई नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आप सांसद संजय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर भी तंज कसते हुए क्या कहा, देखें वीडियो। देखिए, भारत जो है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और हमारी खूबसूरती ये है कि इसके बावजूद हम सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। हमको सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी के धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए। जहाँ तक सनातन धर्म का प्रश्न है, सनातन धर्म को बदनाम करने का, सनातन धर्म को पूरी दुनिया में उसके बारे में गलत संदेश देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो चंदा चोरों की पार्टी है और इन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की। भारतीय जनता वो पार्टी है जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए दिनेश शर्मा जी ने कहा था कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। उनके नेता योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बजरंग बली तो दलित थे। उनके एक नेता हैं शिवराज सिंह जी, वो कहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो तो भगवान श्री राम हैं और अमित शाह जो हैं वो बजरंग बली हैं। इन लोगों ने काशी के अंदर 300 से ज़्यादा शिवलिंग तोड़े और दिल्ली में इन लोगों ने, आपने देखा कि किस तरीके से फाउंटेन के लिए शिवलिंग का इस्तेमाल किया, अपमान किया शिवलिंग का, और उसके बाद बेशर्मी के साथ इनका बैठाया हुआ एलजी उसको डिफेंड भी कर रहा है, उसको महिमा मंडित कर रहा है कि हाँ ठीक है, शिवलिंग का अपमान हो गया। फव्वारा देखो उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन धर्म को पूरे देश और दुनिया में बदनाम करने का काम कर रही है। और जहाँ तक उदयनिधि मारन का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हरियाणा के एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन को नकारते हुए क्या कुछ कहा, देखें वीडियो। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज। सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन एजुकेशन होगा, हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन इलाज होगा। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। 7 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पार्टी ने इसके लिए कई जगहों पर आयोजन करने की भी योजना बनाई है। सूत्रों ने कहा है 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की एनिवर्सरी के मौके पर कांग्रेस जिला स्तर पर यात्राएं आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा कितनी लंबी होगी, इसकी रूपरेखा और अन्य ब्यूरो पर काम किया जा रहा है। एक तरफ सनातन पर घमासान छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ सनातन के ध्वजवाहक के रूप में सामने आए बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सीकर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए अपार जनसमूह सड़क पर उतरा। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष धीरेन्द्र शास्त्री के रोड शो में शामिल हुए और इस दौरान लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर और माला पहनाकर धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। बाद में धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य द्वार लगा और उन्होंने लोगों को समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता वो सनातन का अलग जगाते रहेंगे। हमने कहा पागल, मुझे सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़ चाहिए। मुझे मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। भारत बड़ा सीकर वाले कितने भाग्यशाली नहीं है। एक तरफ खाटू श्याम और दूसरी तरफ सायासर वाला है। और जिन माता तो अपने जिले की ही है। राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप ने धर्म विरोधियों को नाकों चले चला दिया। और हमारा तो एक ही सपना है, हम जगह जगह इसलिए जा रहे, जगह जगह तुम लोगों के बीच में इसलिए बैठे, इसलिए गिरना रात एक किए कि जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर उठाया घात किया, उनकी अब फटरी और बटरी दोनों बांधी जाएगी। भारत राम का राष्ट्र है, राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने इस बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी करार दिया है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि वह अब क्यों चुप हैं। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी के बाद वह हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन वह इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात की है। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। हर बात पर अपना ज्ञान देने वाले, देश विदेश में हर बात पर अपनी टिप्पणी करने वाले अरविंद केजरीवाल आज बयान दें कि उनका उदयनिधि के इस स्टेटमेंट कि मैं सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, जड़ से खत्म कर देना चाहिए, उस पर अरविंद केजरीवाल जवाब दें। आज उन्होंने चुप्पी को साध रखी है, क्यों नहीं बोल रहे? हर बात पर, किसी न किसी बात पर टीका टिप्पणी करने वाले अरविंद केजरीवाल आज बयान दें कि हिंदू धर्म का जो अपमान, जो सनातन धर्म का अपमान उदयनिधि ने किया है, उस पर वो चुप क्यों है? पिछले कुछ समय से लगातार अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए, अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल कई नाटक करते रहे। आज जवाब दें, आज बोलती क्यों बंद है? 2 दिन पहले मुंबई में आप गले मिल रहे थे। इन घमंडिया जो गठबंधन है, इस स्टालिन से भी आप मिल रहे थे। आज जब उसके बेटे ने यह बयान दिया है, जो मंत्री भी है तमिलनाडु सरकार में, आपकी चुप्पी जो है वो इस दिल्ली के सब नागरिकों को चुभ रही है। आपको जवाब देना पड़ेगा। ये वोट और तुष्टीकरण की नीति कब तक करेंगे आप? आप सनातन धर्म को मूल से खत्म करने की बात करते हैं, हजारों साल पुरानी संस्कृति को खत्म करने की बात करते हैं, आप हमारी अस्मिता को खत्म करने की बात करते हैं। जवाब दें केजरीवाल, चुप्पी तोड़े और जवाब दें। सर, दिल्ली पुलिस ने भी इस पर शिकायत दर्ज की है, पूरे एक तरह से पूरी भारतीय संस्कृति का अपमान है, और अगर शिकायत दर्ज हुई है तो पुलिस को कार्रवाई भी करनी चाहिए। और इस पूरे मामले को देखते हुए हमने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल कल तमिलनाडु के रेजिडेंशियल कमिश्नर को एक विरोध पत्र देगा, अपना आक्रोश व्यक्त करेगा, और साथ ही साथ हमारा जो तमिलनाडु प्रकोष्ठ है, हमारे जो दिल्ली में रहने वाले तमिल भाई बहन हैं, कल उदयनिधि की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी करेंगे मंदिरों में, और बताएंगे कि तुमने ये गलत बयान दिया है। और अरविंद केजरीवाल, मैं फिर तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम्हें इसका जवाब देना होगा।